हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। आ गए सभी लोग? सभी लोग आ गए हैं? हाँ जी। कल कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा अराउंड अराउंड 144 क्वेश्चन तक हुआ था। 16 क्वेश्चन हमारे आई गेस पेंडिंग था। आई गेस मुझे ऐसा लगता है, यदि मुझे गलत लगता है तो आइए पिछले दो क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग को लगता है कि 146 तक हो गया था तो हम इन दोनों क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर लेते हैं। आंसर फिर से आ जाएगा, आपका गलत नहीं होगा, है ना। चलिए, बाकी लोग आ गए हैं? बाकी लोग आए नहीं हैं अभी, जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, जल्दी से आ जाइए बाकी लोग जो नहीं आए हैं अभी। गुड आफ्टरनून धनंजय। बाकी लोग भी जल्दी आ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो सिंगली रेनफोर्स बीम वाला कर रहे थे, तो इसमें हम देखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन जूम कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, द वैल्यू ऑफ 145 है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ अ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी बीम M25 ग्रेड का कंक्रीट है, Fe4 500 ग्रेड का स्टील है इसमें। हाँ जी, सॉल्व करें इसे और बताइए मुझे आंसर क्या है। सॉल्व करें और मुझे बताइए आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका।
आज कोई आया ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, अपन आज के टॉपिक को खत्म कर देते हैं और बाकी लोग जब आएंगे तो पता चलेगा उन्हें ये सब खत्म हो गया है। चलिए, सो यहाँ पर अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर पर द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसके लिए, 500 ग्रेड के लिए कितना हो जाएगा, 0.133 एफ सी के कितना 25 बी डी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए, सॉल्व कर ले और आंसर निकाले इसका। ठीक है, सॉल्व कर कर आंसर निकाल सकते हैं। 0.345 के आसपास आ रहा है, जो भी आ रहा होगा, यू हैव टू सॉल्व इट। 145 का डी, प्रद्युम्न का आ रहा है 145 का डी, तो डी होगा करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू, डिजाइन लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं है, डिजाइन लोड है, कैरेक्टरिस्टिक लोड है, बताइए। कैरेक्टरिस्टिक लोड है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होगा आपके पास पर, मीन लोड प्लस प्लस 1.64 या 1.65 प्लस सिग्मा होगा, ऑप्शन सी है ना। कैरेक्टरिस्टिक लोड कैसे निकालेंगे, यहां पर आएगा मीन, यहां पर होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड, इन दोनों के बीच में क्या हो गया 1.65 सिग्मा, तो हो गया एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 देखें, क्वेश्चन नंबर 147 देखें। क्वेश्चन नंबर 147, 147 का, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ कंक्रीट, परफेक्ट स्ट्रेन लाइन अप टू फेलियर गलत, स्ट्रेट लाइन अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन पैराबोलिक सही है, हाइपर पैराबोलिक बिल्कुल नहीं है, पैराबोलिक नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 147 का बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 देखें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टाइम पीरियड फॉर विच स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, है ना, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन विदाउट डैमेज इज कॉल्ड, डैमेज हो गया तो लाइफ खत्म उसकी, लेकिन कौन सी लाइफ खत्म, डिजाइन लाइफ खत्म, बिल्कुल सही, डिजाइन लाइफ, डिजाइन लाइफ है ना, लोडिंग पीरियड नहीं होगा, सर्विस, जिसमें सर्विस देना बंद किया लेकिन डैमेज नहीं हुआ उसका बहुत ज्यादा, सर्विस देना बंद किया मतलब ये सर्विस अफेक्टेड है, बंद नहीं किया, अफेक्टेड है। वाटर टैंक में पानी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट किया तो सर्विस आपके पास पर क्या हो रही है, अफेक्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि वाटर ही स्टोर नहीं कर पा रहे, जब वाटर ही स्टोर नहीं करना बंद हो जाएगा तब डिजाइन लाइफ अफेक्टेड होगी, जब पानी लीक होना स्टार्ट करेगा तो वो सर्विस लाइफ इफेक्ट होगी, आपको उसको वापस से रिपेयर करना है तो आपके पास पर सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सट्रीम फाइबर, ये तो आप लोग को पता है, ये कल ही किया है, जल्दी बताइए मुझे क्या होगा, कल ही किया है, जल्दी बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए, क्या होगा इसका आंसर, 149, प्रद्युम्न का ये आ रहा, बाकी लोग, बाकी बाकी लोग बताएं।
बिल्कुल सही, 149 का ये। कंक्रीट का ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये दोनों हो गए आपके कंक्रीट के। स्टील का निकालने के लिए 0.002 प्लस 0.87 इंटू 415 अपॉन 2 इंटू 10⁵ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0038। कल निकाला था अपन ने, वही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए 150। बहुत सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो आएगा ही नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 0.42 XU कंप्रेशन फोर्स जो एक्ट करता है वो यहाँ पर एक्ट करता है, और वो डिस्टेंस कितनी होती है, वो होती है 0.42 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सयू लिमिट है ना, या एक्सयू जो भी बोलते हैं चाहे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 151, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बिल्कुल बिना सोचे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151। सर पेपर सेट कर दो। कल का मेरा कल का मेरा सेशन अटेंड किया था क्या आप लोगों ने, हाईवे इंजीनियरिंग का? कल का मेरा सेशन अटेंड किया था हाईवे इंजीनियरिंग का, यूट्यूब पर, आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं किया, आरसीसी का नहीं किया और हाईवे का नहीं किया, तो जाओ और जाकर मेरा सेशन देखो वहां पर। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोग को, पांच पांच मैंने करवाए थे लास्ट मंडे को, और पांच मैंने करवाए हैं इस मंडे को। पिछले पांच में आरसीसी था, और इसमें थे आपके पास पर हाईवे के। और आप देखें कि लेवल क्या था दोनों क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का लेवल क्या था। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें से एक दो मिल सकते हैं। इसका आंसर है आपके पास पर कंक्रीट का 1.5, स्टील का 1.15। ओके, क्वेश्चन नंबर 152। In limited state, design of reinforced concrete deflection is computed by using। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी बता रहे धनंजय, पिछले का भी बता रहे हो, इसका बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 152 का, क्वेश्चन नंबर 152 का। जल्दी बताएं। अरे यार कितना टाइम ले रहे हो, 152 का बी गलत। 152 का है आपके पास पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस। सिर्फ लॉन्ग टर्म सीकेंड मॉडुलस से नहीं आएगा, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चाहिए। ई सी अपॉन 1 प्लस थीटा, तो ई एल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के बेसिस पर आप निकालोगे, दोनों के बेसिस पर आप निकालोगे कितना हुआ डिफ्लेक्शन, पहले कितना था और अब कितना है, तभी तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से दोनों से कंपेयर होगा, तभी तो यू विल नो हाउ मच।
how much the deflection it in the structure, है ना. चलिए, तो यहाँ पर आंसर होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस. क्वेश्चन नंबर 153. Question number 153. According to the limit state method, neutral axis is said to be critical when. न्यूट्रल एक्सिस को लिमिटिंग बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, बताइए जल्दी. हाँ जी, बताइए जल्दी बताइए, क्या है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 153 का, क्वेश्चन नंबर 153 का बताइए क्या है आंसर. हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर. बिल्कुल, न्यूट्रल एक्सिस कब कहा जाएगा. स्ट्रेन इन स्टील एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट रीचेस देयर अल्टीमेट वैल्यूज. बेसिकली देखा जाए तो इसकी जगह अपन बोले स्टील रीचेस इट्स यील्डिंग स्ट्रेन एंड कंक्रीट रीचेस इट्स फेलियर स्ट्रेन साइमल्टेनियसली. अर्लियर और लेटर वाले तो होंगे नहीं, ये ऑप्शन डी होना चाहिए था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं कुछ उसके, है ना. फिर भी चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154. क्वेश्चन नंबर 154 देखिए. इन लिमिटेड स्टेट मेथड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज अलाउड टू एक्सीड द फॉलोइंग. किससे ज्यादा हो सकती है. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. 154 का ज्योत्सना बिल्कुल गलत, प्रद्युमन बिल्कुल गलत. अरे क्या लिखा है भाई. मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना होता है. 0.7 रूट एफ सी के होता है ना. इज नॉट अलाउड टू एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग. किससे ज्यादा अलाउड नहीं है. इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. अरे बात आ रही समझ में. जब इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो इन तीनों में से किससे ज्यादा हो सकता है. क्या 0.49 एफ सी के क्या होता है. 0.49 एफ सी के ये क्या है. टेंसाइल स्ट्रेस 0.49 एफ सी की होगी क्या. 0.49 होगी क्या, बताओ. आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये होना चाहिए था ऑप्शन में. कुछ भी तुक्का उक्का खेल रहे हैं क्या आज. प्रद्युम्न, ज्योत्सना, तुक्का मारो सर बताएंगे, तुक्का मारो सर बताएंगे. अरे नहीं पता तो नो लिख रहे थे तो नो लिखो ना भाई, मैं बताऊंगा ना. और मुझे लगता है कि यार आप लोग फिर प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस. यू हैव टू स्टडी योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है. ओके चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं. फॉर लिमिटेड स्टेट ऑफ डिजाइन, फॉर लिमिटेड स्टेट डिजाइन ऑफ आरसी बीम कंसीडर. ये एफ आई बाय एफ आई अपॉन एफ सी के इक्वल टू 0.36 रहता है, तो ये बताती है आपके पास पर.
अंडर इन फोर्स की कंडीशन, पहली बात। ये एफ एस टी की जगह ना ए एस टी होना था, है ना, ये एफ एस टी की जगह ए एस टी होना था। तो ये हो जाता आपके पास पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, इससे ज्यादा नहीं, अंडर इन्फो सेक्शन में। और एक और एक्सयूमाई, ये आपके पास पर हो गया 415 का एक्सयू लिमिट के 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द डिजाइन क्राइटेरिया शैल बी एप्लीकेबल, बैलेंस नहीं है क्योंकि अंडर इनफोर्स की कंडीशन दे रखी है दो, तो दो में से एक है जो सबसे ऊपर वाली, वो अंडर इनफोर्स की कंडीशन है। हाँ जी, बाकी लोग को लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कुछ और लग रहा है, बताओ तो फिर मैं आंसर बताऊंगा। हाँ जी, समझ आया ना सभी, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर इसके बाद नीचे नीचे नहीं है, 156, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या है आंसर इसका? 155 बता दू, बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू IS 456, which of the following is correct for the stress strain curve for concrete in limited state method design? कोड परमिट यूज्ड ऑफ एनी अप्रोप्रिएट कर्व, बिल्कुल सही। कोड ने बिल्कुल बोल रखा है। अजम्पशन है आपके पास पर, अजम्पशन नंबर थर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, द कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट could be parabolic, straight line, triangular, trapezoidal, any curve which will result to get the target strength, ऐसा आपका प्रोविजन है। तो कोई भी कर्व हो सकती है आपके पास पर, कोई भी कर्व हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आंसर है 156 का। ये 154 5 बता रहा हूँ मैं, उसके पहले ये वाला देखें, 157। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ द Fe415? Fe415 इसका क्या बता रहे थे भाई आप? सी बता रहे हो, कौन बता रहा है इसका सी? बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये सही है ना? ज्यादा सही कौन सा है? ये ज्यादा सही है, ये अजम्पशन है आपके पास। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये अजम्पशन के अंदर पर दिखा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe415 के लिए? इसके लिए 415, 250, 500, 0.148 एफ सी के वीडियो स्क्वायर, 0.133 एफ सी के वीडियो स्क्वायर, 415 का ये रहा।
ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा बोल रहे थे आप? 155 का क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज वैलिड इन अंडर इन्फोर्स स्ट्रक्चर, या सेक्शन बोलूँ मैं, सेक्शन बोलूँ, स्ट्रक्चर की जगह मैं बोलता हूँ सेक्शन। मेनली ये अंडर इन्फोर्समेंट में मेंटेन होना चाहिए हमेशा। अंडर इन्फोर्स यदि आपके पास पर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन आपके पास पर स्टील लगा सकते हो। आपका एएसटी रिक्वायर्ड है, वो ज्यादा होना चाहिए, बराबर हो सकता है किससे? एएसटी मिनिमम से। और ये आपके पास पर लेस देन होना चाहिए एएसटी मैक्सिमम से। तब और जाकर ये हो जाता है कि आपके पास पर अंडर इन्फो सेक्शन। तो ये दोनों कंडीशन आपको वैलिड होते हुए दिखेगी अंडर इन्फो सेक्शन के अंदर पर। ओके, तो यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द डिजाइन क्राइटेरिया शेल बी एप्लीकेबल, है ना। ये जो आपके पास पर कंडीशन है किस में एप्लीकेबल होगी? बैलेंस में, ओवर इन्फोर्स में बिल्कुल नहीं होगी, और इसमें भी नहीं होगी। बोथ ओवर इन्फोर्स में होगी ही नहीं। बैलेंस्ड में इनमें से ये वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, या ये कंडीशन देखने, ये भी नहीं, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये भी नहीं, ये देखने को मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। उसमें तो आ जाता है लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। लिमिटिंग लिमिटिंग आप लोगों ने निकाला है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है? लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटिंग होता है 1.75, 0.96 और 0.76। दो अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टील होता है लिमिटिंग में। यदि अपन ने M20 ग्रेड का कंक्रीट का निकाला तो तीन अलग अलग परसेंटेज होते हैं, जबकि मैक्सिमम परसेंटेज तो अपन 4% तक दे सकते हैं। तो अंडर इन्फोर्समेंट में यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन लिमिटिंग में यहाँ तक ही आपके पास M20 ग्रेड का कंक्रीट। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास पर ये अंडर इन्फोर्स की कंडीशन है जो दी हुई थी, ये वाली और ये वाली मेजरली। क्लियर है? चलिए, सो मेरे हिसाब से ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, और हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 157 क्वेश्चन थे आपके पास पर, तो पूरे 157 क्वेश्चन आप लोग के हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट खत्म होता है सिंगली डबली एंड फ्लेंज बीम का। सिंगली डबली एंड फ्लेंज बीम का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किसका? नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा आपका? बॉन्ड शियर टॉर्शन वाला। इसको 2 दिनों में खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन, आज और कल में। आज कल में इसको अपन बता देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बॉन्ड शियर एंड टॉर्शन। बॉन्ड शियर एंड टॉर्शन। तो पहला क्वेश्चन बॉन्ड शेयर एंड टॉर्शन से रहा ये। The transverse torsional reinforcement in RCC beams can be provided as. The transverse torsional reinforcement in RCC beam can be provided as. देखिए क्वेश्चन और बताएं मुझे। ओके ओके, तो पार्ट खत्म हो चुका है, 2 पार्ट खत्म हो गए हैं, आप लोगों ने लगभग कर लिए हैं। वहां से कर लिए थे तकरीबन 150, 200, तकरीबन 350 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग, है ना। 350, 320, 330, 350 के आसपास क्वेश्चन कर लिया आपने। और ये अभी और 80 क्वेश्चन ही और है ना। अभी तो बॉन्ड और एंकरेज वाले हैं, अभी आगे और आएंगे। टोटल 5 पार्ट है हमारे पास, 5-6 पार्ट है जिसमें आरसीसी को डिवाइड किया अपन ने, है ना। चलिए बताइए। द ट्रांसवर्स टॉर्शनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम कैन बी प्रोवाइडेड एज। जल्दी बताएं। ऑप्शन ए बता रहे हैं धनंजय। बाकी लोग और कौन कौन लाइव है यार? आज क्या लोगों का पढ़ने का मन नहीं है ना? फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में डाउट रहता है, जैसे आज उनने पूछ लिया प्रद्युम्न ने, बाकी लोग पूछते नहीं है। पूछते नहीं तो फिर समझ आता नहीं, फिर एग्जाम में गलती करते हैं अपन। ये बता रहे बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से देखें। ट्रांसवर्स टॉर्शनल रेनफोर्समेंट बोल दिया ना, तो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट को ही थोड़ा देखो, कुछ मत देखो इसको। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, ये है बीम, दिस इज अ बीम।
टॉर्शन का क्रैक कैसे आता है इसमें पता है? इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ऐसा आता है ना? यदि सेक्शन से दिखाऊंगा ना मैं, तो सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा क्रैक। आपका जो सेक्शन था वो ऐसा था, तो क्रैक देखने को मिला सभी तरफ से। अब सभी तरफ से क्रैक देखने को मिला तो टाइज, टाइज के बारे में बात करता हूँ। टाइज जो होती है आपके पास पर, ये दोनों तरह की होती है, ओपन भी होती है और क्लोज्ड भी होती है, दोनों तरह की टाई होती है। ओपन वाली कुछ ऐसी लगाई जाती है और क्लोज वाली ऐसे लगाई जाती है। टॉर्शन की वजह से जो आपके पास पर इफेक्ट है वो इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है ना? इसे हम बोलते हैं टॉर्शन को, जो इफेक्ट है टॉर्शन के इफेक्ट को अपन बोलते हैं 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट मतलब समझ लो, 3D इफेक्ट। 2D इफेक्ट है बेंडिंग का और शेयर का, 2D फेलियर दिखाता है, लेकिन 3 डायमेंशन फेलियर, बीम को किधर से भी देखो टॉर्शन फेलियर दिख जाएगा आपको, है ना? उसका एक्स वाई और जेड एक्सेस तीनों में फेलियर लेकर आता है। तो तीनों में फेलियर लेकर आता है, तो किसी भी तरफ से ओपन नहीं होना चाहिए। तो टाई आपके ओपन और क्लोज दोनों हो सकती है, तो उसमें से भी कौन सी यूज करना है? ओपन और क्लोज दोनों यूज करना है, सिर्फ क्लोज यूज करनी है? कौन सी यूज करनी है यहाँ पर, ओपन या क्लोज बस? टाई दोनों तरह की है, तो ओपन क्लोज दोनों यूज करनी है या सिर्फ क्लोज? पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन ज्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है। अरे बताओ भाई, आगे बढ़ो और बताओ मुझे क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर यहाँ पर, जल्दी से बताएं मुझे। क्या होगा जल्दी बताएं। नो सर, 3D। धनंजय क्या बोल रहे हो? धनंजय क्या बोल रहे हो, एक्सप्लेन करो मुझे, मैं बता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन कौन सा दोबारा पूछूं? क्या स्किप हो गया भाई? मैं बोल रहा हूँ टाइज जो होती है वो दो टाइप की होती है, ओपन और क्लोज दोनों तरह की होती है। तो इसमें ओपन और क्लोज दोनों में से कौन सी यूज करोगे आप? क्योंकि इफेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है, एक तरफ से नहीं कि एक ही तरफ से है, या तो ऐसा आता या तो ऐसा आता, तो ठीक रहता है। लेकिन ये आपके पास पर इधर से भी आएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब तरफ से एक साथ आएगा। तो कौन सी टाई लगाओगे? क्लोज लगाओगे? यदि क्लोज लगाओगे तो ओनली क्लोज लूप आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। तो टॉर्शन रेनफोर्समेंट के बारे में आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है टॉर्शन रेनफोर्समेंट। क्लियर है? क्लियर है बात? अरे बातें क्लियर है भाई? क्वेश्चन वन का आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ जी बताइए, जल्दी से।
बी बता रहे हैं। टॉर्शन नहीं पता। अच्छा। टॉर्शन, या टॉर्शन में पढ़ाऊंगा आपको। टॉर्शन पढ़ना है क्या यार, पहली बात तो। टॉर्शन पता है ना आप लोग को, धनंजय? टॉर्शन तो पता है ना यार? टॉर्शन पता रहना चाहिए। Minimum amount of positive bending moment reinforcement that should be continued on the same phase throughout the length in simply supported beam. Continue 33%. I will show you code. कोड के कुछ पार्ट को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर से बोल रहा हूँ, कोड के कुछ पार्ट है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां से और बनेंगे नहीं फिर आप लोग को। Yep. स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली स्क्रीन ऑफ हो गई है। 2 मिनट से बस, 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन। तो मैं आपको कोड का प्रोविजन बता दूंगा।
मैं आपको कोड का प्रोविजन भेज दूंगा कि क्या है, मतलब कहाँ पर है, भेज क्या दूंगा, कल की क्लास में बता दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर अभी मुझे नहीं मिला तो मैं आप लोग को भेज दूंगा। कर्टलमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ फ्लक्सर मेंबर, ये यहीं पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट इट बी। चलिए मैं आपको इसका कोड का पॉइंट कल बता दूंगा कि कहाँ से है, बट वो आंसर दैट इज वही है जो मैंने आप लोग को बताया। दैट इज 33%। ओके, आज स्क्रीन मतलब तो इसका आंसर हमने कर लिया था, इसका आंसर था 33%। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टॉर्शन इज टेकन एट अ डिस्टेंस। हाँ जी, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टॉर्शन इज टेकन एट अ डिस्टेंस, बताएं इसका। ठीक है, जल्दी बताइए इसका। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टॉर्शन इज टेकन एट अ डिस्टेंस। क्रिटिकल सेक्शन फॉर टॉर्शन इज टेकन एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर लिखा जाता है टॉर्शन को? शेयर का पढ़ रखा है आपने? बिल्कुल, जिनने बताया, किन्ने बताया? प्रद्युम्न ने बताया। देखो भाई, याद रखो, टॉर्शन क्रैक आर सिमिलर टू शेयर, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, shear crack due to torsion is similar to shear crack due to shear crack due to torsion। टॉर्शन की वजह से जो shear crack आपके पास पर आ रहा है is similar to shear crack due to bending। दोनों की तरफ से सेम देखने को मिलता है, और जो क्रैक आता है वो आता है डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, अनटिल अनलेस आपको यदि बहुत ज्यादा हैवी दोनों तरफ से या दोनों सेक्शन से आपके पास पर, मींस कहने का मतलब है, ये आपके पास पर टॉपिक भी बता रहा हूँ, और यहाँ पर कहीं कॉलम है, और इन यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सभी तरफ से यदि आपके पास पर लोडिंग का इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, तब वो आता है डी/2 पर फेस ऑफ द सपोर्ट, वो पंचिंग शेयर कहलाता है। लेकिन इनने यहाँ पर पंचिंग शेयर की कंडीशन के बारे में बात नहीं की है, तभी यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखकर बताएं मुझे क्या होगा आंसर।
हाँ जी, क्या है बताइए। बिल्कुल सही है ना। आपको क्या निकालना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो क्या होता है, टाउ बी डी इज इक्वल टू एफ अपॉन बी डी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हाँ जी, क्या है इसका आंसर? गलत। देखो, मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट अ सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम टू रेज दैट जोन। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना ना। समझ गए तो यार समझ गए, और नहीं समझे ना तो फिर आप लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ा नहीं है, फिर मैं यही बोलूंगा। एकदम ध्यान से देखना। यह है बीम, दिस इज अ बीम। ये है आपके पास सर बीम। क्लियर है। अब इस बीम में जो बार लगाए जा रहे हैं ना, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से एकदम। समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो कोई बात ही नहीं है, फिर कुछ कर ही नहीं सकते आप ना मैं। तो बार ना यहां तक रहते हैं, यहां तक बार। इनमें से कुछ बार को एक्सटेंड किया जाता है, कुछ जो बार रहता है ना उनको एक्सटेंड यहां तक किया जाता है, सपोर्ट तक। कुछ इस तरह से किया जाता है, कुछ बार को एक्सटेंड। इन बार को यहां तक ही एंड क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि इसे बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस जोन को, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। तो यहां तक ही बार को दो, क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होती है, वो बेंडिंग मोमेंट ऐसी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा है। तो यहां पर आपके पास पर सिर्फ पॉजिटिव मूवमेंट है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव मूवमेंट है, उसके बाद नेगेटिव मूवमेंट आगे ऊपर। तो बार जो है आप वो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे। जहां जहां पर मूवमेंट है वहां वहां बार लगा दिए। लेकिन इस बार को आगे एक्सटेंड क्यों करें? इसलिए सपोर्ट में भेजे, ताकि वहां पर आपके पास पर बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील रह पाए। क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए नहीं, बॉन्ड बिटवीन। अरे नीचे की साइड पर कॉलम है ना भाई, हीरो, नीचे के साइड पर कॉलम है। ऊपर के बार को मोड़ते हैं ना नीचे की तरफ पर, ये ऊपर के बार है। ओके, चलिए
सो ये आपके पास पर रीजन है कि बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पर आपके पास पर आपको क्या मेंटेन करना है इस जोन में बॉन्ड मेंटेन करने के लिए बार को एक्सटेंड किया, कितना परसेंट एक्सटेंड किया? 33% ऑफ बार, यहाँ का जितना होगा उसका 33 को आपको एक्सटेंड करना है ना, 33 को। नंबर के बेसिस पर बात करेंगे तो 1/3 है ना, 1/3 को आपको एक्सटेंड करना है। क्लियर है? चलिए, तो यही क्वेश्चन था आपके पास पर कि क्यों किया जाता है, तो अपन ने रीजन देख लिया और बता भी दिया। तो ये है पेपर कि कोई बात नहीं। कहाँ गया अपना पेपर? शायद ये होगा, ये भी नहीं है, इसलिए हटाओ। फिर कौन सा है भाई पेपर? ये सो आंसर है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस के लिए सपोर्ट तक बार को भेजा जाता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये आपके पास पर प्रोविजन है। कहाँ पर लिख रहा है? हाँ, या फिर ऐसा है, प्रोविजन है, बार एक्सटेंडेड टू सपोर्ट, उसका रीजन है बॉन्ड स्ट्रेस, है ना। ईएसई का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या पूछा जा रहा है? डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। डेवलपमेंट लेंथ फ्रॉम Fe415 एंड M20, बताइए क्या होगा? बताइए भाई, क्या होगा? वैल्यू निकाल सकते हैं? कुछ को याद होगा आप में से? 5 का नहीं, 6 का पूछ रहा हूँ, 6 का, 6 का बताइए। निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे भाई? 415 दोनों क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। 0.87, 415, 5, 4, M20 के लिए 1.2, सॉल्व करें, निकाल लें। दूसरा 0.87, 250, 5, 4, 1.2 के लिए निकाले, हो जाएगा। HYSD बोला है तो इसमें मल्टीप्लाई और कर दो 1.6 का, HYSD और बोला है तो 1.6 का और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो पहले का आ रहा है अराउंड 48, है ना। अरे निकाला कि नहीं निकाला भाई? याद तो होगा, याद तो होना चाहिए। अरे निकालो भाई, जिन्होंने नहीं निकाला है। आ रहा है पहले का, है ना। अब दूसरे का निकालना है। और दूसरे का भी यही आ रहा होगा, है ना।
45.31 पहले का। अरे पहले का 45 नहीं 47 है यार। तीसरे का आ रहा 45 के आसपास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सेवंथ का। क्वेश्चन नंबर सेवंथ का है ए। सेवंथ का भी है ए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखकर बताइए मुझे क्या हो सकता है। क्वेश्चन कोई कोडल प्रोविजन नहीं है। हाँ जी बताइए। 5 है, 5 ठीक है। चलिए बताइए बाकी लोग। प्रद्युम्न बस आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग को तो मतलब ही नहीं है सर कैसे क्या क्यों, कोई मतलब नहीं हो रहा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कोई कोडल प्रोविजन नहीं है और एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं है। बनाया गया क्वेश्चन है तो देखिए कि क्या है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। width of rib of a T beam should not reduce to width of rib of T beam, है ना। rib का मतलब क्या हुआ। ये जो rib है इसकी width की बात चल रही है, BW। not reduced to an extent, इतना कम नहीं हो जाए ताकि sufficient space for enforcement not available, proportionate ये पॉइंट ठीक है, करेक्ट है। proportionate share borne by reduced, इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ टी इज नलिफाइड, हाँ ये सही है। ये पॉइंट तो मतलब सबसे, ये तीनों ही सही है बेसिकली। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। इनको यदि मैं करेक्ट के फॉर्म में रखूंगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, रीजन रीजन है सॉरी। तो ए सी और डी तीनों ही सही है लेकिन ज्यादा सही ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है, वो ए ये है। ओके, यहां पर रीजन क्या है कि आप इसको ऐसा ना कर दो, इतना दुबला मत कर दो कि ऐसे हो जाए। कैसे। टी बीम का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। आरसीसी के अंदर बात करें बिल्कुल सही है। दूसरा चीज है सर ये लेटरली बकल कर जाएगा, जब लोड लगेगा ना तो ये वाला पार्ट जो है लेटरल बकल कर जाएगा इस तरह से। वो भी सही है आपका दूसरा पॉइंट भी। सफिशिएंट स्पेस ही नहीं रहेगी रेनफोर्समेंट लगाने के लिए, वो भी सही है। ज्यादा सही है ऑप्शन सी। क्लियर है बात। क्लियर है बात सभी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एस्टिमेशन से है, हालांकि मतलब ये डब्ल्यूएसएम मेथड से है। डब्ल्यूएसएम में जब इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज अ थंब रूल, ये थंब रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉमिनल डेप्थ ऑफ टी बीम इज गिवन बाय द फार्मूला। यहाँ पर सबका एक सिग्निफिकेंस है। ये नॉमिनल डेप्थ का फार्मूला है ना। इनमें से कौन सा होगा टी बीम के लिए, देख लीजिए सभी के बारे में लिख रखा है कौन कौन से टर्म क्या क्या है। एम इज द मूवमेंट, एम क्या है मूवमेंट है। बी बी आर क्या है, विड्थ ऑफ वेब है। सिग्मा स्टी टेंसाइल स्टील स्ट्रेस है। एंड आर जो है आपके पास पर रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टील एंड कॉस्ट ऑफ कंक्रीट पर क्यूबिक मीटर, है ना। ये डिजाइन में नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास पर किसमें, ये थिकनेस को लेकर आ रहा है, डेप्थ को लेकर आ रहा है ना। चलिए बताइए 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 बताइए। 9th का पता नहीं, 9th का पता नहीं।
इसका जो रिलेशन यूज हुआ करता था, अब नहीं करते हम बेसिकली, वो होता था ये। क्वेश्चन नंबर 9, आई गेस 9 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ टी बीम। टी बीम के इकोनॉमिकल डेप्थ लाने के लिए आपके पास जो रेशियो रहता है वो मूवमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। किसका? कॉस्ट ऑफ स्टील टू द कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीट, है ना। तो जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ स्टील रहेगा आपके पास पर, है ना, तो आप स्टील से मूवमेंट राइज करने की कोशिश करते हैं, तो मूवमेंट और स्टील को अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किया, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा आपको कॉस्ट उसी के आप प्रोपोर्शनेट रखनी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 का मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ये सब आउटडेटेड चीज़ें हैं यार, आउटडेटेड है, बिकॉज दीज आर डन बाय थंब रूल। ये कौन सी बुक्स में मिल जाएगा आपको? जो ओल्ड वर्जन की बुक्स है ना, 1978 के कोड वाली, है ना, जिनका एडिशन नहीं हुआ 2000 के बाद, उन सब में आपको देखने को मिल सकता है। कोड का कोई प्रोविजन नहीं, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बना दिया गया आप लोग के लिए, लेकिन कोड का प्रोविजन नहीं था। क्वेश्चन पढ़े, इफ द एंड ऑफ अ बीम आर रिस्ट्रिक्टेड एट द स्ट्रक्चर कैन नॉट एडजस्ट इट्स लेंथ टू वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन, अ फॉल इन टेम्परेचर वुड सेट अप। हाँ जी, ये आपने ये पढ़ रखा है सोम में, सोम में पढ़ रखा है। टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस, बीम को ऐसा रख दिया गया है। और इसमें आपके पास पर एक बार है, तो क्या होगा जब यहां पर आपके पास पर क्या बोला जा रहा है? इफ द एंड ऑफ द बीम आर रिस्ट्रिक्टेड, एंड ये फिक्स कर दिया मैंने, एंड द स्ट्रक्चर कैन नॉट एडजस्ट इट्स लेंथ, नहीं कर सकता, टू वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन। ओके, फॉल इन टेम्परेचर से क्या होगा? फॉल इन टेम्परेचर होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों ही मटेरियल में क्या जनरेट होगा? इंड्यूस कौन सी स्ट्रेस होगी? ये होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बोथ मटेरियल। देखकर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों में क्या कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? कंप्रेसिव होगी, टेंसाइल होगी? अरे मटेरियल पर क्या इंड्यूस होगा, बताओ। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर का बता रहे हैं, आरसीसी का बता रहे हैं? बाकी लोग और भी जो है बताए, इस क्वेश्चन का आंसर सोम में पढ़ चुके हैं आप। हाँ जी, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इंक्रीज नहीं कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। अरे भाई, इंक्रीज करवाते थे, वहां डिक्रीज कर रहा है। सोच कर बताओ, वापस से टाइम दे रहा हूं मैं, इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट के इस टॉपिक को, ओके, सब्जेक्ट के इस टॉपिक को सोम में भी पढ़ चुके हैं आप। समझ आ रहा है क्या होगा? आप वहां टेम्परेचर बढ़ाते थे, उसके रिस्पेक्टिव बात कर रहे थे। क्लियर है? ओके, आंसर ये टेंसाइल स्ट्रेस इन बोथ मटेरियल। डाउन लिख दिया, फॉल इन टेम्परेचर लिखा है, नहीं लिखा रहता तो अपन टेम्परेचर बढ़ना ही समझते उसे।
थोड़ा सा घुमाया था बस क्वेश्चन ने, बाकी कुछ नहीं किया, आया नहीं है किसी एग्जाम में हालांकि। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा? अरे वही तो बोल रहा हूँ, डिक्रीज ही तो लिखा है, डिक्रीज लिखा। मैं बोल रहा हूँ कि यदि जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उनमें नहीं लिखा रहा है तो फिर वो अपन इंक्रीज समझेंगे उसको। 11th का है, विच ऑफ द फॉल डज नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ। देखो भाई, एलडी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 एफ आई 5/4 इंटू टाउ बी डी। बॉन्ड स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, स्टील के स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, डाया पर डिपेंड करता है, इन तीनों पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो पूछ रहा है कि नॉट अफेक्टेड बाय डिफ्लेक्शन से अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11th का ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या होगा। 12th का ए बता रहा है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M40 एंड हायर ग्रेड, है ना, निकाल भी सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी का एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? 0.16 एफ सी के टू दी पावर 2/3, है ना। M40 रख दो यहाँ पर, 0.16 इंटू 40 टू दी पावर 2/3। सॉल्व कर कर निकाले भी जा सकता है, या फिर आपको टेबल याद हो तो बहुत अच्छा, टेबल याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सॉल्व कर कर आप निकाल भी सकते हैं इसे। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आता है 1.9 के आसपास आता है इसका, और अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास देखने को मिलती है बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। बता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बताया था मैंने, इधर पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें स्प्लाइसिंग था, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इन अ सिंगल span simply supported beam, the positive moment reinforcement that should be curtailed and continued into the support along the same side। कर्टलमेंट किया जाएगा, कर्टलमेंट में से कितने को कर्टल किया जाएगा, कितने को आगे पहुंचाया जाएगा। ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 1/3, और ये बोल रहा है कम से कम 1/3। तो आप बोल रहे हो धनंजय ज्यादा से ज्यादा 1/3 पहुंचाओ, नहीं तो सबको रोक लो, है ना, यही आपका सोचना है, जबकि गलत है। ज्यादा से ज्यादा बार पहुंचाओ, लेकिन कम से कम 1/3 तो पहुंचाओ ही पहुंचाओ। ध्यान से देखो यहाँ, at least 1/3 the positive moment reinforcement in a simply supported member and 1/4 the positive moment reinforcement in the continuous member shall be extended along the same face of the member into the support to a length of LD by 3।
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये जो बार है टोटल, ये जो टोटल बार है, इनका एरिया यदि फॉर एग्जांपल 1000 mm² रहा, 1000 mm² रहा, तो आपको 1000 में से 333 mm² को आगे से आगे एक्सटेंड करना है। मतलब यहां का जो एरिया रहेगा, यहां का जो एरिया रहेगा वो रहेगा कितना? एटलीस्ट 3300 mm²। एक तो ये भी है, दूसरा है यदि ये 10 बार रहते हैं या 9 बार रहते हैं, फॉर एग्जांपल यदि ये 9 बार है यहां पर, है ना, 9 बार है, तो 9 में से 9/3, इसके पहले वाला क्वेश्चन ने 33% बता दिया था, वो क्लियर होगा। ये बोल रहा 9/3, दैट इज 3 बार को आगे भेजना पड़ेगा। 3 नंबर ऑफ बार कितने? 3। और जब कंटिन्यूस होगा, यदि इसी को मैं कंटिन्यूस बना देता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक और बीम बना देता हूं, ये बीम आगे बढ़ी है हुई है ना, और यहां पर ये कॉलम है आपके पास पर, इसको यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बीम ऐसी कैसी गई, सीधी की सीधी। यदि बीम सीधी की सीधी जाती है तो क्या देखने को मिलता है? सीधी की सीधी जाती है, तो यहां से जो बार है, यहां पर 33% गए थे, इस तरफ पर 33% गए, इधर पर ये जो है 33% गए, यहां पर 25% जाएंगे, तो यहां पर कितने जाएंगे? 25%। और यहां पर कितने जाएंगे? 33%। क्लियर है? यहां पर 1/4 बार को आगे एक्सटेंड करेंगे, 4 में से एक बार को एक्सटेंड करेंगे, और यहां पर आपके पास पर यहां पर 1/3 बार को एक्सटेंड करेंगे, 3 में से एक बार को एक्सटेंड करेंगे। अब आप कहोगे सर कंटिन्यूस में ऐसा क्यों? अरे कंटिन्यूस में इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा ना यार, उधर से भी आएगा, तो एक्चुअल में हाफ हो जाएगा वो, एक्चुअल में हाफ हो जाएगा। तो कंटिन्यूस पे 50% बार पहुंच जाते हैं फिक्सिसिटी करने के लिए, लेकिन यहाँ 33% ही पहुंच पाते हैं। क्लियर है बात? क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो आंसर क्या है? एटलीस्ट 1/3। ओके, आंसर है एटलीस्ट 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? फॉर स्प्लाइसिंग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? फॉर स्प्लाइसिंग टेंशन रेनफोर्समेंट। स्प्लाइसिंग मतलब कहने का मतलब है यदि बार को आपको कुछ ऐसा करना है ना, ये बार है आपके पास पर, पता होगा आप लोग को, तो बार को अपने को क्या करना है? स्प्लाइसिंग करना है यार, लैपिंग कर दिया, लैपिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग। तो इन बार को अपन ने क्या कर दिया? इन बार को अपन ने यहाँ पर स्प्लाइस कर दिया, स्प्लाइस का एक मेथड यूज कर लिया अपन ने, लैपिंग। तो ये जो स्प्लाइसिंग है आपके पास पर, ये होगी कहां पर? ये स्प्लाइसिंग कहां पर होगी? तो लिखा हुआ है आपके पास पर द मोस्ट सुटेबल लोकेशन, लोकेशन लिखा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिल्कुल वहां कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल गलत, एट द सपोर्ट बिल्कुल गलत, नन ऑफ द अबोव। इसको देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था मैंने आप लोग को, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर मूवमेंट क्या हो जाती है? यहां पर मूवमेंट क्या हो जाती है? जीरो। तो आप यहां पर किसी दूसरे बार के साथ उसे कर्टल कर सकते हो, यहां पर मूवमेंट जीरो हो जाती है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर आप इस तरह से कर्टलमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यहां पर आप कर्टलमेंट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? 14th का बी बता रहे, नहीं 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 नहीं, अरे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो यार, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है कि वहां तो करना ही नहीं है, प्रोविजन क्या है? अरे उस दिन भी बताया था यार, कैसी कर रहे हो यार? स्प्लाइसिंग इज अवॉइडेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन 50%।
splicing of more than 50% bar at same location is avoided. स्प्लाइसिंग ऑफ मोर देन 50% बार का एक ही जगह पर करना नहीं है आपको, और जहां मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट आपके पास हो या 50% से ज्यादा हो वहां भी नहीं करना है। तो जहां 50% से ज्यादा नहीं वहां नहीं करना, तो जहां मैक्सिमम एंडिंग मोमेंट वहां कैसे कर दोगे यार। क्वेश्चन नंबर 15 को 15 तो देखे, देखे 15 को और बताएं। कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग कर सकते हैं जहां शेयर ज्यादा हो, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील बढ़ जाएगा तो शेयर आपके पास पर शेयर इन्फोर्समेंट जो रहेगा, सॉरी शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी वहां। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। क्या बोल रहा है? इफ स्टीरअप आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कंप्रेशन reinforcement of a doubly reinforced beam on application of load, reinforcement is likely to। स्टीरअप प्रोवाइड नहीं करना, करते तो हैं, ये है आपके पास पर। हमेशा यही सिस्टम रहता है, ये सिस्टम ही रहता है। कहने का मतलब है ये टाई कौन सी है? क्लोज टाई है। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हो। ये टाई सिर्फ दी गई है टेंशन को, टेंशन को टाई दी है, कंप्रेशन को नहीं दी। इसे अपन बोलते हैं क्या है सर? क्यू में क्वेश्चन में इन्फ्लेक्शन और मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम को कैसे करोगे यार? इन्फ्लेक्शन पे करोगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे थोड़ी ना करोगे। ये बोलो मिनिमम आया, जहां मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है वो सही है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम वाले में सही रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि कंप्रेशन को नहीं दिए तो मतलब ये है, यदि दोनों को दिए तो ऐसे दिया है, नो स्टीरअप फॉर कंप्रेशन। अब इस तरह की स्टीरअप है, और यदि यहां पर आपके पास पर क्या बोल रहा है, तो यहां पर क्या होगा? अरे जब लोड लगाओगे तो क्या होगा? ये स्टीरअप ऐसी है, जब लोड लगेगा ज्यादा तो ये क्या हो जाएगी? स्टीरअप ऐसी हो जाएगी। सॉरी, ये इधर से दिखा देता हूं, लेटरली मूव कर जाएगी, बेंड लेटरली। क्लियर है? यदि आपके पास पर डबली रेनफोर्स बीम की या फिर आप स्टीरअप नहीं लगाते कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को। क्या बोला धनंजय सर? शेयर का पूछ रहा हूं यार, क्वेश्चन समझ ही नहीं आया मुझे आपका यार, आप क्या पूछना चाह रहे हो? पहली बात तो ये समझ आना चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। पिछला क्वेश्चन में देख लेता हूँ मैं यार, क्या बोल रहे हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें? शेयर का क्या पूछ रहे हो? अरे ऑप्शन ही नहीं बनेगा ना यार, ऑप्शन ही नहीं बनेगा, ऐसी ऑप्शन नहीं बनेगी धनंजय जिसमें दो ऑप्शन ही सही हो। एमएसक्यू थोड़ी ना, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन थोड़ी ना है आपके पास। ये बता दिया मैंने 15 का। 16 को देखें, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखकर बताएं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें और बताएं क्या होगा आंसर।
साइड फेस रेनफोर्समेंट लगाना पड़ता है। इसके ऊपर 750। यदि डेप्थ 750 से ज्यादा हो जाती है तो हम साइड पर भी रेनफोर्समेंट लगाते हैं। कितना लगाते हैं भाई? जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है ये दोनों तरफ का, ये होता है 0.1% ऑफ BD। पहली बात, टी बीम होगा तो ये होगा BW इंटू डेप्थ। क्लियर है? टी बीम में ये BW होगा, हो ना? पहली बात। दूसरा चीज है, ये जो स्पेसिंग रहेगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 300। स्पेसिंग तो हमेशा ही रहता है। और अपन क्या करते हैं, हाफ ऑन ईच साइड, दोनों साइड पर अपन आधा आधा लगा देते हैं। मतलब यदि 500 mm स्क्वायर का स्टील आया ना तो 250 उधर 250 उधर। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो गया 750। क्लियर है? क्लियर है? इसका 750 हो गया। ये इसमें बहुत सारी चीजें बता दी मैंने। 0.1% का होगा, 300 से कम होगी, और हाफ दोनों साइड पर लगाया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17, अंडर सर्टेन कंडीशन द रेनफोर्समेंट टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इन अ डीप बीम कैन बी। अरे कोई नहीं, कोई नहीं हो रहा है तो अब तो हो रहा है ना। मैं बता रहा हूँ उसके रीजन, अपन ने पढ़े नहीं है। अपन ने क्या बेंडिंग वेंडिंग तक के ही पार्ट को पढ़ रखा है। अब बेंडिंग तक के पार्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, इस वजह से ऐसा होता है। क्या बोल रहा है? इन कंडीशन द रेनफोर्समेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इन अ डीप बीम कैन बी, है ना? डीप बीम ऐसी होती है, डीप बीम। मानकर चलो ऐसी होती है डीप बीम। अब इस डीप बीम में क्या करते हैं हम, जो रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट करते हैं ना, रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। एक लेयर ऐसी डाल दी, है ना, और दूसरी लेयर और ऊपर डाल दी। इवन अपन ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी डाले, ऊपर भी डाल दी। दोनों जोन में भी डाल सकते हैं रेनफोर्समेंट, और यहाँ पर भी लेयर वाइज रख सकते हैं। एक ऊपर लगा दिया लेयर, मतलब यहाँ से देखोगे ना तो रेनफोर्समेंट ऐसे भी दिखेंगे आपको, कुछ इस तरह से भी दिख सकते हैं, लेयर वाइज भी देख सकते हैं, है ना? बंडल नहीं करते, बंडल करने से कोई फायदा नहीं होता है। कटल करने का मतलब है कि सर आप इसे एक पर्टिकुलर लेंथ पे कटल कर देंगे, नहीं, पूरे बार सपोर्ट तक जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू जोन्स, टू जोन सही है, नन ऑफ दी अबव ये गलत है। दो जोन्स में कुछ आप कंप्रेशन जोन में डाल देते हैं रेनफोर्समेंट। मूवमेंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंप्रेशन जोन में डाल दो तो मूवमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, बताया था कल भी मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 18, डीप बीम का हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा नॉलेज कम हो तो कम बनेगा, बाकी देखते हैं अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ रहती है, टाउसी बताया था ना मैं, टाउसी। टाउसी किस पर डिपेंड करती है? टाउसी डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक करती है AST अपॉन BD इंटू 100, मतलब टेंसाइल रेनफोर्समेंट के परसेंट पर जितना ज्यादा उतना अच्छा है। और दूसरा करता है इस पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर करता है। क्लियर है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर करता है। टाउसी जो आपको, टाउसी जो होती है ये होती है शेयर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पर? लॉन्गिट्यूडनल स्टील प्रोवाइडेड करती है भाई, एरिया ऑफ शेयर स्टीरअप नहीं करती है, स्पेसिंग ऑफ शेयर स्टीरअप नहीं करती है, नन ऑफ द वो नहीं, क्योंकि एक सही हो गया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, है ना? 19 तक कर लेते हैं, कल से अपन आगे बढ़ेंगे और कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी, कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा साइड फेस रेनफोर्समेंट? कितना होगा भाई? 0.1% ऑफ वेब एरिया, 0.1% ऑफ वेब एरिया।
0.1% आओ। नहीं, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जाम्स में रेशियो की यदि बात करूं ना, तो 10 में से यदि रेशियो की परसेंटेज की बात करूं ना मैं धनंजय, तो आप 70% 75% आरसीसी का पार्ट कवर कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। 70 से 75% पार्ट जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसको कवर कर चुके हैं, लेकिन उसको मैं और ज्यादा मजबूत बना दूंगा जब मैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा। और मजबूत बना दूंगा जब बचे कुछ गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर बचेगा ही क्या यार। वो 70 एकदम 70 हो जाएगा, मतलब आरसीसी से 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 आपको एकदम बनेंगे। 3 में से एक क्वेश्चन का आपको पता भी नहीं रहेगा क्योंकि वो किसी को पता नहीं है। और 2 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से रहेंगे, कॉलम फुटिंग से भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, तो आज का टॉपिक अपन यहीं खत्म करते हैं और कल की स्टार्ट करेंगे क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे। और आप लोगों से बस इतना है कि आप लोग थोड़ा पढ़कर आए, क्या टॉर्शन, खासकर क्या पढ़कर आए, बॉन्ड के टॉपिक को और शेयर के टॉपिक को पढ़कर आए। कौन कौन से बॉन्ड और शेयर, ये दोनों टॉपिक को पढ़कर आओ यार, तब अपन करेंगे कल। क्लियर है? बॉन्ड और आपको आपको एक नंबर दिया गया होगा ना, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप बात कर लो यार, मैं बोल दूंगा उन्हें, बाकी आप लोग भी उनसे बात कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, ओके, तो आज का क्लास यहाँ तक ही है। कल अपन मिलेंगे इसी टॉपिक के आगे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक आप लोग घर पर रहें, खुश रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय।